जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, वो वक्त आ गया है जहां पर लोग आप पर हंसे थे उनका जवाब देने का। मैं कहूंगा साथियों, आप वास्तव में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले, ऐसे प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा अगर आपने तैयारी नहीं किया है, कुछ भी नहीं तैयारी किया है, तो आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो साथियों, तो आपकी एग्जाम में आधा से ज्यादा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो आपकी एग्जाम में हर साल ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है। सवाल आपका क्या करा, मैथ का सवाल है साथियों। ऐसा एक सवाल हर साल आपकी एग्जाम में आता है और ऐसा सवाल मैं आपको चुटकियों में बनाना सिखाऊंगा, सेकेंडों में बनाना सिखाऊंगा। एक पाइप टंकी को 10 घंटों में भरता है और दूसरा जो है वह 15 घंटों में भरता है, तो दोनों एक साथ चलने पर टंकी को कितना समय में भरेगी। मतलब सवाल क्या कर रहा है साथियों, ये मान लीजिए कि एक टंकी है, ठीक है ना, उसको एक पाइप से भरिएगा तो 10 घंटा लगता है, दूसरा से भरिएगा तो 15 घंटा लगता है, ठीक है। तो दोनों को अगर एक साथ टंकी में चालू कर दिया जाए तो कितना समय में भर जाएगा। जब भी इस प्रकार से सवाल दिया जाए हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे इसको हल करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसको ट्रिक से बनाना हम लोग सीखते हैं, जो कि आपको सेकंडों में हम लोग बनाना सिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले 10 घंटा में कह रहा है तो एक पाइप ना, तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 1/10 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से 1/15 हो जाएगा, दोनों आपका हो जाएगा। और क्या करें कि ये दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, मतलब दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए एक साथ, मतलब दोनों एक साथ हो गया, जुट गया, ठीक है। जब यहां से हो जाएगा साथियों तो अब तो आपको पता है कि फ्रैक्शन ऐड यानी भिन्न की जोड़ की तरह हो गया है, ठीक है। चलिए तो अब 10 और 15 का क्या निकालेंगे साथियों, एलसीएम निकालेंगे। तो 10-15 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। जब यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा साथियों, 3 आएगा और प्लस में क्या आएगा आपका 2 आएगा। 3 या 2 कितना होता है साथियों, 5 होता है। 5 आई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो दिया रहेगा साथियों उसको 1 बट्टा कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एक पाइप जा रहा है तो 1/10 और 1/15 ये आपका हो जाएगा साथियों। 10-15 का एलसीएम कितना आएगा साथियों, 30 आएगा। इसमें इससे आपका भाग होता है, डिवाइड होता है, ऊपर ऊपर वाला संख्या से गुना होता है। तो 10 में 30 से कीजिएगा 3, और 3 में 1 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, प्लस में 2, प्लस में कितना हो जाएगा 2, और 3 और 5 कितना हो गया 5, 5 कितना हो गया 30। 5 से 30 कितना बार में कटेगा साथियों, 6 बार में। 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग उल्टा किए थे ना, इसको हम लोग सीधा पलट देंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा। 6 घंटे में अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो दोनों एक साथ कितने घंटे में भरेगा, 6 घंटों में भरेगा। आशा करते हैं यह सवाल आपको क्लियर हुआ होगा साथियों। मैंने क्या किया, सबसे पहले जिनको नहीं समझ में आए 1 सेकंड का टाइम लेंगे उनके लिए, देखिएगा। सबसे पहले जब भी इस प्रकार से सवाल दिया जाए तो सबसे पहले जितना दिया रहेगा आपको 1 बटा कर लेना है, 1/10 साथियों, और 1 बटा क्या कर लेना है, 15। कह रहा है कि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो दोनों को एक साथ मतलब जोड़ दिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा साथियों तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट में लिखिएगा, यस गुरुजी मुझे अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए। अगले नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। क्षेत्रफल से देखिए आपका त्रिज्या निकलेगा और त्रिज्या से क्या निकलेगा साथियों, व्यास निकलेगा। सबसे पहले देखिए जब भी आपको कुछ ना समझ में आए तो देखिए कैसा ट्रिक लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, जो दिया है सबसे पहले उसका ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है और इसका क्षेत्रफल दिया है 154, बराबर में कितना कर देंगे साथियों, 154 कर देंगे। यहां तक आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि पाई का मान आपका कितना देना है सर, 22/7 देना है, 22/7 देना है, 22/7 देना है। फिर उसके बाद आर स्क्वायर का तो मान हमको ज्ञात करना चाहते हो तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे, बराबर में 154।
बराबर में आपका कितना हो जाएगा साथियों 154। तो 22 से 154 कितना बार में कटेगा 7 बार में। 22 से 54 आपका कितना बार में कटेगा 7 बार में। 7 में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 में 7 से तो 49 और यहाँ से आर स्क्वायर है साथियों, यहाँ पर समझिएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 या गुना भी कर सकते हैं आप। तो इधर से रूट चढ़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब बराबर की इस साइड स्क्वायर है, इस साइड हम बराबर की इस साइड इसको करेंगे, आर बराबर निकालिएगा साथियों, तो इधर रूट में आपका चल जाएगा। तो 7 गुना 7, तो इसमें से एगो 7 बाहर निकल जाएगा, यानी आर आपका त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आर बराबर कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो व्यास निकालना है। व्यास आपका क्या होता है, दुगना होता है। व्यास आपका क्या होता है साथियों, दुगना होता है। तो 7 गुना 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सवाल जो है साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जा चुका सवाल है। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल लगा देना है साथियों, उसको हल कीजिएगा। यहाँ पर 154, तो आर बराबर आपका 7 आएगा। आर बराबर क्या आएगा 7 आएगा। और उसका व्यास क्या होता है, दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 14 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ऐसा एक सवाल हर बार आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाता है। सवाल आपका क्या कर रहा है, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट, इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा साथियों। अगर आप 10th लेवल पढ़े होंगे साथियों, तो ये वाला सवाल आपको शायद बनाने आता होगा, क्योंकि ये जो सवाल है साथियों आप 10th लेवल में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा देख लेते हैं, हम लोग कवर कर लेते हैं साथियों, या इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताइएगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये जो 20 का मान है, 20वां जो दिया है बाबू, यह एन का मान है। कैसे होगा एन के मान, देखिए इसके बराबर जब भी इस प्रकार से प्रश्न रहता है, 20वां पद या 16वां पद, जब भी इस प्रकार से कोई पद निकालना रहता है, तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। देखिएगा ध्यान से, सवाल क्या कर रहा है, 1 मिनट इसको पूरा हम लोग कवर कर लेते हैं, पहले हटा लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा टीएन बराबर फॉर्मूला होता है साथियों, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1, इंटू में क्या होता है साथियों डी होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस पर हम लोग फिक्स करते हैं। ए का मतलब होता है शुरुआती वाला पद, तो ए कितना है बाबू 3 है, शुरुआत वाला कितना है 3 है, प्लस एन आपका जितना पद पूछेगा 20वां पद पूछा है तो 20, माइनस में कितना हो जाएगा 1। उसके बाद डी की बात करेंगे, डिफरेंट, यानी सब में डिफरेंट देखेंगे कितना का डिफरेंट है। तो 6 में से 3, तो 3 का डिफरेंट हो रहा है। देखिए 3 का डिफरेंट हो रहा होगा, हो रहा है ना 3 का डिफरेंट, तो 3 वहां पर लिख देंगे। जब इसका हल करेंगे साथियों, तो 3 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19, और 19 यहाँ पर एक ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 19 गुना ये 3 होगा, तो 19 या 57, 19 या 57, और 3 और 57 कितना हो जाएगा साथियों 60 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा कर रहे हैं ये समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि ये जो सवाल है साथियों काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। मैं कहूंगा साथियों आप इस क्लास को पूरा कवर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आज के जो सवाल है साथियों एकदम टफ लेवल के सवाल के सारा सवाल करने वाला है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा ये वाला भी सवाल आपके एग्जाम में एक पूछा जाता है। यदि x बराबर 4 है तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू यानी मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो हम लोग कवर कर लेते हैं कि यदि x बराबर 4 है, यदि x बराबर 4 है तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x का मान क्या होगा। तो देखिए साथियों इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब है आपका, तो x बराबर आपको 4 देना है, 4 लिख देंगे साथियों, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसका क्यूब करना है, इसका क्या करना है क्यूब, माइनस में 3 और माइनस में 3 और फिर एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक्स का मान कितना दे देंगे 4, और 4 का क्या करेंगे साथियों स्क्वायर प्लस में 2, और एक्स का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। जब आगे बढ़िएगा तो 4 का क्यूब कीजिएगा साथियों, तो 4 का क्यूब कितना आता है 64 आएगा सर, ठीक है ना, 64 माइनस 3 गुना 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 प्लस 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा। अगला पद बढ़ेंगे तो 16 माइनस 16 या 48, और प्लस में कितना हो जाएगा साथियों 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो 64 माइनस 48 कितना होता है साथियों बताइएगा, 48 कितना होता है 8 8 16, यहाँ पर 48 कीजिएगा साथियों तो 56 शायद होगा, कितना होगा 56 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर घटाइएगा, 64 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों बताइएगा, 64 में से 56 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा ना, बताइए तो कैसे
16 तिया 48 यहाँ पर क्लियर है और यहाँ पर 48 और यहाँ पर 8 ठीक तो हो रहा है, ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। 48 और 8 कितना होता है? 56। तो 14 में से 6 जाएगा साथियों तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। हालाँकि ऑप्शन में आपका 8 नहीं दिया है। फिर से एक बार कवर कर लें, क्या गलत तो नहीं होना चाहिए। x बराबर आपका 4 दिया है, बिल्कुल x बराबर हम लोग 4 करें, x का क्यू है -3 गुना 4 ठीक तो है यहाँ तक। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर तो 16, 16 चौका 64। ये वाला भी आपका सही है। -3 अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 दूनी 8। ठीक है, तो 64 माइनस 16 तिया 48, 16 तिया 48 ही होता है प्लस में 8। 48 और 8 कितना होता है? 56। तो 64 में से 56 कितना होता है साथियों? 8 होता है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन आपका गलत टाइप हो गया होगा, 8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल आपका साथियों जीके का आ रहा है। तब हम लोग जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल की बात करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो मैं कहूंगा आप इस वीडियो को अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि अब आपका एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल कवर हो रहा है। ठीक है, बताइएगा सवाल आपका क्या कर रहा है साथियों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ था साथियों? हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आपका हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। हरित क्रांति आपका कब हुआ था साथियों? याद रखिएगा, 1965 के दशक में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1965 के दशक में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है साथियों? हरित क्रांति आपका जो संबंधित है साथियों वो फसल से संबंधित है। वो आपका किससे संबंधित है? फसल से। और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया जो 5 मई को आपका एग्जाम हुआ था ना पिछले साल 2025 में, तो उसमें पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? याद रखिएगा, 1951 से 1956 था। पिछले साल का सवाल है, 1951 से 56। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन यानी डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था को समाप्त किया था? मतलब पहले क्या था, नियम क्या था कि कोई 2 बार सरकार नहीं बन सकता। लेकिन मतलब यहाँ पर सवाल वही पूछा कि किस गवर्नर जनरल जो आया वह डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये आपका वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था साथियों? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। आपके एग्जाम के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल की हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइएगा, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं साथियों। 368 के तहत आप संविधान में क्या कर सकते हैं साथियों? संशोधन कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? बताइएगा, दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से। या किससे संबंधित है साथियों? दामोदर कहाँ से संबंधित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और वक्त आया है साथियों कि आप इस समय कुछ करके दिखाना है। ठीक है ना, इस समय आपको कुछ करके दिखाना है। ठीक है ना, और यहाँ पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करवाया जाता है। अगर आप डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करना चाहते हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी करें। तो आज से आप भी जुड़ जाइए मेरे साथ और अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। ठीक है, चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताइएगा, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन था साथियों? तो परम 8000 इसका नाम था साथियों, परम 8000। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था साथियों? परम 8000। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला इंपॉर्टेंट लेवल है साथियों जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका पूरा नाम बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? वाशिंगटन डीसी है। कहाँ में है साथियों? वाशिंगटन डीसी है।
अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय का मतलब इसका स्थापना कब हुआ था साथियों? 7 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था। 7 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। याद रखिएगा, कभी-कभी डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं कहूँगा आज का सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए फिर से आपका एक से शुरुआत हो रहा है और ये एक से जो सवाल शुरुआत हो रहा है, ये वास्तव में आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस बार पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों। देखिएगा सवाल आपका क्या कह रहा है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बताइएगा 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। जो 73वां संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है साथियों? तो पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन के तहत आप पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? बताइएगा बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह आपका सोन से होता है। कहां से होता है साथियों? सोन से। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है साथियों? तो सोन नदी का उद्गम जो होता है वह अमरकंटक पहाड़ी से होता है। उसी प्रकार से कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? याद कीजिएगा बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं साथियों? कोसी नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्राइटियम ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह किसका है साथियों? तो यह आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यह किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं जो सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? बताइएगा बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है साथियों? बरौनी में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? बरौनी में। बी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ में स्थित है? बरौनी में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? ब्राउनी में। कहाँ पर अवस्थित है साथियों? ब्राउनी में। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आधारित है। भारत में महिलाओं के लिए कितना मतलब कहाँ पर स्थान आरक्षित है? बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए कहाँ पर आरक्षण है? तो पंचायती राज व्यवस्था में हो जाएगा साथियों। कहाँ पर हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था में हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और जो बच्चे नए यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उनको हम लोग कवर कर दें कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। जो आपका एग्जाम होता है वो टोटल कितना क्वेश्चन का होता है? 100 क्वेश्चन का। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लास होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा, सारा आपको ग्रुप में डाला जाएगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है साथियों? BSSC लिखकर मैसेज करना है। अगला नंबर सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है? जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले होता है वह किसके पास भेजा जाता है साथियों? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित जो मामले होता है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, यानी सीधे एकदम हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है। हाई कोर्ट को सीधे भेज दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे खाद्य साथियों, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला बनती है साथियों, बताइएगा खाद्य श्रृंखला बनती है
तो खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? तो उत्पादक से बनता है, उपभोक्ता से बनता है और अपघटक से बनता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि खाद्य श्रृंखला बनता है, उत्पादक से बनता है, उपभोक्ता से बनता है और अपघटक से बनता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है साथियों? बोलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था साथियों? बताइएगा, दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? एकदम इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, किण्वन प्रक्रिया। बताइएगा, 10 नंबर आपका सवाल है, किण्वन प्रक्रिया है। किण्वन प्रक्रिया साथियों बताइएगा, शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण। किण्वन प्रक्रिया साथियों, शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। किण्वन जो प्रक्रिया है साथियों, वह कौन सा प्रक्रिया है? तो शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण प्रक्रिया है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है साथियों, वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? बताइएगा, भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है साथियों? तो ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा साथियों? ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है साथियों, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइएगा, नोबेल जो पुरस्कार है साथियों, वह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, बताइएगा। तो जो नोबेल पुरस्कार है, यह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों? तो यह स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, जिससे हम लोग पूरा नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, एक तोप गोला दागने के बाद किसके कारण से पीछे हट जाती है? जब तोप से गोला दागा जाता है, गोला जब दागा जाता है तो वह पीछे हट जाता है, किसके कारण, कौन सा नियम के अनुसार हट जाता है साथियों? तो न्यूटन का तीसरा नियम के तहत हट जाता है। आपको भी पता होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा साथियों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह चैनल एक सरजी के रूप में नहीं, एक आपका बड़ा भाई के रूप में है, जो आपके पीछे खड़ा रहेगा और आपकी संपूर्ण तैयारी को पूरी करेगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती होती है? बताइएगा, पहाड़ी क्षेत्र में किसकी सबसे ज्यादा खेती की जाती है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कॉफी का। किसका खेती किया जाता है? कॉफी का। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती होती है? तो किसकी खेती होती है? कॉफी का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है साथियों, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? बताइएगा, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है साथियों? ये आपका लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे
आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधे के रूपांतरित जड़ों का एक युग्म है? बताइएगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प पौधों के रूपांतरित जड़ों का एक युग्म है? बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? शलजम और गाजर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों का एक युग्म है? तो शलजम और क्या हो जाएगा साथियों? गाजर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं। 19 नंबर आपका सवाल देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है साथियों? पादपों में लचीलापन किस नामक ऊतक के कारण होता है? जो पौधों में लचीलापन होता है वह किसके कारण होता है? तो कुलेन काइमा के कारण होता है। कुलेन काइमा के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पादपों में लचीलापन किस नामक ऊतक के कारण होता है? तो कुलेने काइमा के कारण होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, अगला नंबर सवाल है, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या था? बताइएगा, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगा, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटना हो जाएगा, सी ऑप्शन निर्धनता उमूलता। यानी जो भारतीय योजना का निर्माण किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आय में वृद्धि, जो देश का आय है उसमें वृद्धि होना चाहिए, और संपत्ति असमानताओं को घटाना, ठीक है, ये सब। और निर्धनता का उन्मूलन, मतलब गरीबी को कम करना। यानी यहाँ पर सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला वाला सवाल है साथियों, नबार्ड। नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि नबार्ड नबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। नबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था साथियों? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, काकरा पर परमाणु शक्ति ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? बताइएगा, काकरा पर परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र कहाँ पर अवस्थित है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका गुजरात में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है साथियों? गुजरात में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका कहाँ पर स्थित है साथियों? गुजरात में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? अंतिम तत्व कौन था साथियों? तो सभी को पता है, यूरेनियम। आवर्त सारणी का जो है उसमें अंतिम तत्व कौन था? यूरेनियम। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? बताइएगा, किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है? बताइएगा, किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है? तो हीरे के चमक में होता है साथियों, मृग तृष्णा में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है, लेकिन कैलिडोस्कोप में नहीं होता है। कैलिडोस्कोप में नहीं होता है साथियों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नहीं वाला प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कवर कीजिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, बेहतर सवाल है। कचारी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बताइएगा, कचारी जनजाति कहाँ पर निवास करता है? कहाँ पर निवास करता है साथियों? तो असम पर। ए असम में। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अब हम लोग हिंदी के भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को कवर कर लेते हैं साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है ना? तो देखिएगा, सवाल आपका क्या कह रहा है साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका कह रहा है साथियों, देखिएगा, अंत अस्त वर्ण कौन सा है? अंत अस्त वर्ण कौन सा है? तो बताइएगा साथियों, अंत अस्त वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो य होगा, र होगा, ल होगा, व होगा। यह अंत अस्त वर्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। य लब वाला जितने में होगा साथियों, वह अंत अस्त वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है कि बाघ का लिंग परिवर्तन कीजिए। बाघ का लिंग परिवर्तन करेंगे साथियों तो क्या होगा? बाघ का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बाघिन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है,
चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह किस प्रकार का क्रिया है? बताइएगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह किस प्रकार का क्रिया है साथियों? तो यह आपका अकर्मक क्रिया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह किस प्रकार का क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण होगा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपकी हिंदी में कभी-कभी ऐसा एक सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन सा महाप्राण है? तो याद रखिएगा, ख जो अक्षर होगा साथियों, वो आपका महाप्राण होगा। जब आपको अच्छे से क्लास करवाएँगे तो उसमें आपको बताएँगे महाप्राण को कैसे पहचाना जाता है। फिलहाल के लिए आप ख याद रखिएगा, ठीक है? चलिए। टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइएगा, टोपी शब्द का आपका बहुवचन क्या होगा साथियों? जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपी का क्या हो जाएगा? टोपियां। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? बताइएगा, कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तो अति आपका तत्सम नहीं होगा, अन्नू आपका नहीं होगा, प्र नहीं होगा, औ आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगे, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जा रहा है। इनमें कौन सा अलंकार है? बताइए। इतना सारा वाक आपका दिया है और बताना है कि इसमें कौन सा आपका अलंकार है साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप प्रत्यय का विलोम किस शब्द में हुआ है? बताइएगा, आप प्रत्यय का विलोम किस शब्द में हुआ है? तो आदर में हुआ है। देखिए, लहर में आ आएगा नहीं ना, आदर। ठकुराइन में भी नहीं आएगा, कुमार में। आदर में आएगा आपका, ठीक है ना? चलिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? बताइएगा, छंद का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? मतलब सबसे पहले उसका किसने बताया था? पिंगल ने बताया था, ठीक है? चलिए, 49 नंबर आपका सवाल है साथियों, शिल्पगत। आज शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है साथियों? बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है साथियों? बताइएगा। सोरठा होता है। क्या होता है साथियों? सोरठा होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है, नाभि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नाभि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? 9 प्लस में ईक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि नाभि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 9 प्लस में ईक हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक और आज आखिरी सवाल आपका छूट गया है साथियों, राजा के महल में कौन सा समास है? बताइएगा, राजा के महल में। तो राजा के महल में यहाँ पर राजा का भी अर्थ और महल का भी अर्थ है, जिसमें दोनों का अर्थ होता है साथियों, वो आपका तत्पुरुष समास होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना? आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और जाते जाते एक बार क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।